أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, नायब सदर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, हमारे बुजुर्ग जनाब मियां अल्ताफ साहब, सबसे गुजारिश है खड़े होकर मियां साहब का इस्तकबाल किया जाए। हमारा बुजुर्ग लीडर तशरीफ आ रहा है, जनाब मियां अल्ताफ साहब, जनाब मियां अल्ताफ साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, जनाब उमर साहब, उमर साहब आगे बढ़ो। हमारे लिए करने के लिए जम्मू कश्मीर में छोड़ा क्या है, मुझे ये बताएं। हमें गुलामी की जंजीरों में बांध के रखा गया है कि हम अपने आप से दम से कुछ कर नहीं सकते। पढ़ी लिखी एजुकेटेड यूथ, उनके हाथों में आपने पीढ़ियां बांध के रखी है, ना उनके बोलने का आपको उनको बोलने का मौका दे रहे हैं, ना ही वो आगे बिजनेस कर सकते हैं, ना ही किसी और सेक्टर में कर सकते हैं। इस एनालिसिस के ऊपर हमने बात की और सबसे पहले मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा कि जब आपने ये इरादा कर लिया है, आपने इरादा अगर कर लिया है कि पार्टी मेरी बरादरी थी, जो बरादरी है उसको मैं इस वजह से मुझे आज इन्होंने मजबूर किया। मैं इन सबों को कहता हूं कि जो ये लोग ये नहीं समझना ये सब वोटर हैं। ये बीच में ये देखना कि 50 आदमी का एक आदमी, 100 आदमी का एक आदमी यहाँ है। इंशाअल्लाह जितना भी वोट सपोर्ट होगी इंशाअल्लाह हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं। जब जीतेंगे तो फिर यहाँ दौरा करना, फिर बातचीत होगी, फिर इन लोगों जी अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी अबादा अम्मा बादु फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मंजिलें लाख कठिनाइयां गुजर जाऊंगा, मंजिलें लाख कठिनाइयां गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। और लाख रोके ये अंधेरे मेरा रास्ता लेकिन, लाख रोके ये अंधेरे मेरा रास्ता लेकिन, मैं जिधर रोशनी जाएगी उधर जाऊंगा। कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, शुक्रिया। उससे पहले बीडीसी साहब को उमर साहब खुद माला कर रहे हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इंडिया कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के सदर जनाब वकार रसूल वानी साहब, हमारे निहायत ही सीनियर साथी, हमारे सियासी लीडर, रूहानी लीडर, आप सबके हरदिल अजीज जनाब मियां अल्ताफ साहब, मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर साथी और साबका वजीर जनाब चौधरी मोहम्मद रमजान साहब, आज के प्रोग्राम के हमारे मेज़बान और मेरे सूबाई सदर जनाब नासिर असलम वानी साहब, ज़िला सदर कैसर जमशेद लोन साहब, ऑल इंडिया कांग्रेस के ज़िला सदर नज़ीर अहमद लोन साहब, ट्रेजरर शमी ओबरोय साहब, हमारे डीडीसी नासिर लोन साहब, सनाउल्लाह खान साहब, यहाँ पे हमारे साथी सलामुद्दीन बजार साहब, दीन मोहम्मद चीता साहब, स्टेज के हमारे सेक्रेटरी अब्दुल रशीद खान साहब, यहाँ पे तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के ज़ुमाए किराम, वर्कर हजरात, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज
इस एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरा इस कलारूस की खूबसूरत वादी में दूसरा दौरा है। पहली मर्तबा आया तो बिना किसी सियासी मकसद लेके, उस वक्त कोई तकरीर नहीं की, कोई नारे नहीं लगाए, कोई मैंने आपसे मांग नहीं की, सिर्फ आया था सैलाब की वजह से जो यहाँ पे नुकसान हुआ है उसका मुआयना करने और थोड़ी बहुत आपकी मदद करने के लिए। आज मेरा मकसद थोड़ा हटके है और मकसद पे मैं आ जाऊंगा। जम्मू कश्मीर की रियासत, मैं इसको अभी भी रियासत ही कहता हूं क्योंकि मेरे गले से वो 5 अगस्त 2019 के जो बदलाव हम पे ठोसे गए वो मेरे गले से नहीं उतरते। तो मैं जब भी तकरीर में जम्मू कश्मीर का जिक्र करता हूं तो रियासत के हवाले से जिक्र करता हूं। लेकिन ये रियासत एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। हम दोबारा उस खतरनाक मौके पे जो है नजदीकी से बढ़ने का काम कर रहे हैं। जिस सूरत हाल से बाबा कौम शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला ने हमें निकाला था, याद करें हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं, नौजवानों को इसका पता ही नहीं, और खता हमारी है कि हम नौजवानों को इसके बारे में कुछ सिखा नहीं पाए। लेकिन याद करें जब शेर कश्मीर ने अपना दौर शुरू किया था तो हमारे हालात क्या थे। इक्तिसादी तौर हम गुलाम थे, सियासी तौर हम गुलाम थे। न हमें अपनी ज़मीन पे हक था, न हमें पानी पे हक था, न हवा पे हक था। नौकरियां तो दूर की बात, ज़बान पे ताला लगा हुआ था। न हम कुछ कह सकते थे, न हम शिकायत कर सकते थे, न हम कुछ मांग सकते थे। आज बदकिस्मती से 5 अगस्त 2019 के उस फैसले के बाद दोबारा हम उस दौर के तरफ जाने का काम कर रहे हैं, जहां एक बार फिर हमारी उन ज़मीनों को, हमारी उस पानी को, हमारे हवा को, हमारे रोजगार को, नौकरियों को, हमारी शनाख्त, पहचान, वकार, सारा कुछ हमसे छीना जा रहा है। जिस जमीन की आप खेती करते हो, जहां से आप मक्की उगाते हो, जहां से आप चावल उगाते हो, किसी के अखरोट के पेड़ हैं, किसी के बादाम के पेड़ हैं, कहीं जनूबी कश्मीर में कोई ज़ाफ़रान उगाता है। वो ज़मीन अगर यहाँ लोगों को मिली तो मिली कैसे? क्योंकि बाबा कौम शेर कश्मीर ने उस वक्त उस इक्तिसादी गुलामी से लोगों को निकालने का जो फैसला लिया कि बिना मुआवजा ज़मीन जो है वो आपके हवाले की, और उस कलम के एक दस्तखत से, चाहे वो ज़ैलदारी निज़ाम हो, चकदारी निज़ाम हो, ज़मींदारी का निज़ाम हो, सबको उससे आज़ाद किया। जो यहाँ पे माली इंटरेस्ट लिया जाता था, सूद लिया जाता था, उससे एक ही कलम के दस्तखत से लोगों को आज़ाद किया और यहाँ की गुर्बत जो है उसको कम करना शुरू किया। इसी तरह हमारी आवाज़ में एक जमहूरी तरीके, जमहूरियत जब यहाँ आई तो हमारे आवाज़ में एक दम आया, एक ताकत आई, और हमारी आवाज़ को जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। लेकिन बदकिस्मती से आज आप देखें तो हमारी उन ज़मीनों को ही उतना खतरा है जितना शेर कश्मीर के दौर में था। फारूक साहब ने अपनी हुकूमत में 2002 से पहले एक नया सिलसिला यहाँ शुरू किया था रोशनी का, और रोशनी का मकसद ही ये था कि जो ज़मीनें बची हुई थी शेर कश्मीर के दौर के बाद, उनका भी मालिकाना हक यहाँ के लोगों को मिले। लेकिन बजाय ये कि हमें ज़मीनें मिली, यहाँ की जो काहचराई है, बाकी ज़मीनें हैं, वहाँ पे हमारे हक को जो है बुलडोज़र का इस्तेमाल करके वो हक हमसे छीना गया और हमें उन ज़मीनों से जो है महरूम रखने की कोशिश की। आज कोशिश की जा रही है कि हम अपने ही ज़मीन, अपने ही जगह, अपने ही घर में जो है हम गुलाम बन के रहें, और हमारी जो है कहीं पे भी हमारी सुनवाई ना हो, कहीं पे भी हमारी आवाज़ में कोई ताकत ना हो। लेकिन ताकत है, ताकत आपके हाथ में है। हम इस निज़ाम को बदल सकते हैं, हम अपनी ज़मीनों को बचा सकते हैं, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचा सकते हैं, हम इनके रोज़गार को बचा सकते हैं, हम अपने गुजर बकरवाल भाइयों का जो फॉरेस्ट एक्ट के तहत उनको इन जंगलों पे जो है सामान इकट्ठा करने का जो हक है, इंशाल्लाह उन सब चीज़ों को हम बचा सकते हैं, बशर्त ये कि हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि ताकत इस वोट में है।
जितनी ताकत हुकूमत के कलम में है उससे कई गुना ज्यादा ताकत आपके इस वोट में है। और ये वोट हमें इस इलेक्शन में इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि वो सारी चीजें जो हमसे छीनी गई, वो सारी चीजें जो हमसे ली गई 5 अगस्त 2019, बिलखसूस 5 अगस्त 2019 के बाद उनको हम वापस लाने का काम करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जितना अफसोस नेशनल कॉन्फ्रेंस को है इन हालात को लेके, शायद किसी और को नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कुर्बानी देना किस चीज को कहते हैं, हम जानते हैं हालात का मुकाबला करना किस चीज को कहते हैं। हम हालात के साथ अपना रुख नहीं बदल गए, हमने हालात को देखते हुए अपनी सियासत नहीं बदली, हम वहीं के वहीं कायम रहे। हालांकि हालात ने हमें जो है मजबूर करने की कोशिश की, हालात ने हमें परेशान करने की कोशिश की। आज मुझे अपनी जगह अजीब लगता है कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को बीजेपी की तरफ से ताने दिए जाते हैं, हमें सवाल पूछे जाते हैं, हमें कहा जाता है कि आप लोगों ने किया क्या। अरे हमने कुछ नहीं किया तो इस मुल्क का झंडा जो यहाँ लहरा रहा है, जब 90 में बंदूक आई हमने इस झंडे को थाम के रखा और किसी को हमने कहा कि जो मिलेगा हमें इस मुल्क के झंडे के आईन के तहत मिलेगा, हम इससे बाहर मांगने के लिए तैयार नहीं है। आज वो पार्टी हमें ताना दे रही है जो उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिन्होंने 90 में जाके यहाँ बंदूकें लाई, जिन्होंने 90 में बंदूकें लाके यहाँ के नौजवानों को दिए। यहाँ हमारे कब्रिस्तान भर गए, हमारी नदियां खून से भर गई, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है अपना मौकूफ नहीं छोड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ के लोगों के साथ गद्दारी नहीं की। हमने उस वक्त भी कहा था कि इस बंदूक से कुछ हासिल नहीं होगा, इस बंदूक से कुछ बदलेगा नहीं, जो भी बदलेगा पुरअमन तरीके से बातचीत के जरिए से अपने वोट का इस्तेमाल करके बदलेगा। और इंशाल्लाह हम अपनी जगह कायम हैं और अपनी लड़ाई जो है हम जारी रखेंगे। जो आज इलेक्शन आने वाला है उसमें बेशक उम्मीदवार मैं हूं, वोट मैं आपसे मांग रहा हूं, लेकिन ये वोट आपने उमर अब्दुल्ला मुझे नहीं देना है, ये वोट आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं देना है, ये वोट आपने अपने लिए भी नहीं देना है, ये वोट आपने इस पूरी कौम के लिए देना है। क्योंकि जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं वो सिर्फ कलारूस की लड़ाई नहीं है, वो सिर्फ जिला कुपवारा की लड़ाई नहीं है, वो सिर्फ बारामूला पार्लिमानी हल्के की लड़ाई नहीं है, वो सिर्फ कश्मीर की वादी की लड़ाई नहीं है, वो इस पूरे कौम की लड़ाई है। और इंशाल्लाह इस लड़ाई में मैं कंधे से कंधा अपने साथियों के साथ मिलके इस लड़ाई में जो है हम कामयाबी हासिल करेंगे। इस इलेक्शन में एक फायदा हमें जरूर मिला है, हमें पता चल गया है कि वो कौन से लोग हैं जो फिरकापरस्त ताकतों की मदद करने के लिए अब सियासी मैदान में उतरे हुए हैं। हमें मालूम है कि बीजेपी के साथ हाथ मिला के इलेक्शन लड़ने वाले कौन है, हमें मालूम है कि नफरत फैलाने वाले यहाँ पे कौन है, हमें मालूम है यहाँ हमें अलग अलग तराजुओं में तोड़ने वाले लोग कौन है। ये लोग उन बीजेपी वालों की मदद करते हैं जिन्होंने मुसलमानों को बदनाम करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, जिन्होंने जहर और नफरत फैलाने के अलावा और कुछ नहीं किया। आज वकार रसूल साहब, जिनका मैं शुक्रगुजार हूं, अपने और ज्यादा सारे काम छोड़ के आज हमारे इस दूर दराज कलारूस की वादी में आए हैं यहाँ पे इलेक्शन में हमारा साथ देने के लिए। इनकी जमात को जब ताने दिए जाते हैं तो क्या कहा जाता है कि अगर कांग्रेस की हुकूमत आई मुसलमान जो है वो हिंदुओं के जेवर छीनेंगे। कांग्रेस को ताने दिए जाते हैं कि अगर कांग्रेस की हुकूमत आई ये मुसलमान जो है ये हिंदुओं की जमीनें खा जाएंगे। अरे खुदारा मुझे बताइए ना, अब इस मुल्क में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 14%, 14, हिंदुओं की आबादी 80%। खुदारा मुझे बताइए ना, अब किस दुनिया में 80% लोगों को 14% लोगों से खतरा है? हो ही कैसे सकता है? लेकिन सिर्फ नफरत फैलाने के लिए और उन लोगों के तरफ से जो जुमा की नमाज अदा करने वाले नमाजी जब सजदा कर रहे हो उन पे भी कोई रहम नहीं, उनको भी लातों से गिराया जाता है। इसी साल रमजान के पाक महीने में गुजरात की उस यूनिवर्सिटी में रोजा खोलने के बाद हमारे बच्चे, क्योंकि उनके पास और कोई जगह थी नहीं नमाज अदा करने के लिए, कोई मस्जिद नहीं, कोई कमरा नहीं, तो अपने हॉस्टल के बाहर तरावियां पढ़ रहे थे।
बाकियों ने आके उनको ऐसा मारा कि वो बेचारे अस्पताल में दाखिल हो गए। ये है इस बीजेपी का हाल। ये है ये लोग जिनको ये यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी पिछले दरवाजे से ये कमल का फूल खिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या भूल जाएं कर्नाटक का वो हाल जहां पे हमारी बच्चियों सिर्फ उनकी ये खता थी कि उनके हिजाब पहना हुआ था, उन्हें यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल में दाखिल होने नहीं दिया, उन्हें तालीम हासिल करने नहीं दी। क्या यही निजाम हमें जम्मू कश्मीर के लिए चाहिए कि नमाज पढ़ते वक्त हमें जूते पड़े, तरावी पढ़ते वक्त हमें मार पड़े, कि हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को हिजाब पहनने की वजह से कॉलेज या स्कूल से बाहर रखा जाए? क्या इसके लिए हम बीजेपी की यहां जो है इनको अंदर आने दें? लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को, इन लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस से नफरत है, इससे ये कोई छुपी बात नहीं है। लेकिन नफरत इसलिए है क्योंकि हम एजेंसी की बनी हुई पार्टी नहीं है, हम आईबी के पैसे से नहीं बने। क्या हुआ? 2 बजे तक अभी 20 मिनट है। ये कौन कह रहा है? यही इनकी मुसीबत है। ये देखो, यही इनकी साजिश है। आ गए ये सेब की मदद करने के लिए। हमें 2 बजे तक इजाजत है, ये 1:40 पे हमारा माइक बंद कर रहे हैं। अरे मुझे मालूम है ना हमें ये जगह कितनी मुश्किल से मिला। पता नहीं कोई अफसर बाहर का आया हुआ राज कर रहा है यहां पे। डीसी ने हमें यहां जलसे की इजाजत दी। वो कहता है आपने मुझसे पूछा नहीं। अरे अब हमारा काम नहीं है आप एक अफसर से पूछना, वो आपने जाइए अपनी डीसी से मालूम करिए। कल 4 बजे तक उन्होंने हमें यहां इजाजत नहीं दी। आज भी दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। खुदा ना खास्ता अगर हम में से किसी को यहां पेशाब करना होगा, यहां बाथरूम की भी इजाजत हमें नहीं है। ये इन लोगों का आज तौर तरीका है काम करने का। कोई बात नहीं ना, मैं बराबर अपने 2 बजे, मैं वैसे 5 मिनट में अपनी तकरीर खत्म करने वाला था, लेकिन अब मैं घड़ी देख के 2 बजे अपनी तकरीर खत्म करूंगा। 1 मिनट ज्यादा मुझे क्यों ना यहाँ के लोगों को रूस, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान की कहानियां क्यों ना सुनानी पड़े। मैं अपने बच्चों की किताबें यहां आपको पढ़ा के सुनाऊंगा, लेकिन 2 बजे से पहले मैं ये माइक छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये करे जो इनको करना है। कितनी और साजिशें रचाएंगे ये, कितने और तंग करेंगे ये हमें। बैठो। जिनके साथ लोग नहीं होते ना, उनको ये हरबे इस्तेमाल करने होते हैं। जिनको जीत का यह एहसास होता है, या जिनको लगता है वो इलेक्शन जीतने वाले हैं, उनको इलेक्शन कमीशन के पीछे छुपने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारे मुखालिफ हैं जिनके पैर हिल गए, जो बारामुल्ला के हमारे प्रोग्राम के बाद लगातार उनको हार्ट फेल होना शुरू हो गया है। जो कल चौधरी मोहम्मद रमजान साहब ने अपने इलाके में कामयाब प्रोग्राम रखे, उसके बाद उनके पैर और हिल गए, और आज कलारूस का ये प्रोग्राम देख के शायद अगले 6 महीने तक इनकी नींदें हराम होंगी। मेरे मुखालिफ जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने यहाँ पर कल प्रोग्राम किया था, मुश्किल से 50 या 100 लोग थे उसके प्रोग्राम में शिरकत, और उसमें से कई सारे कुपवारा से आए हुए थे। यहाँ लोकल 10-20 उनको मिले होंगे। नए जम्मू कश्मीर के ये लोग दावा करते हैं, बीजेपी को यहाँ पे फैलाने की कोशिश करते हैं। कौन सा नया जम्मू कश्मीर? आखिरकार कलारूस के लोगों को मिला क्या 5 अगस्त 2019 के बाद? क्या डीजीआई यहाँ भर्ती कराने के लिए? हमारे दौरे हुकूमत में दूर दराज इलाकों में डीजी आता था भर्ती कराने के लिए। अगर कद बराबर, छाती बराबर, वहीं डीजी साहब ऑर्डर पे दस्तखत करके नौजवानों को पुलिस में भर्ती करा देते थे। इंशाअल्लाह इन लोगों के दौर में वो बंद हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और यहाँ हमारे साथी जो है हम हुकूमत बनाएंगे और दोबारा यहाँ डीजी साहब को भेज के डीजी भर्ती यहाँ के नौजवानों की कराएंगे। हम रहबर तालीम के तहत यहाँ के दूर दराज पढ़े लिखे नौजवान
वो मास्टर बनते थे, मास्टरानी बनते थे, उन्होंने उस दौर को बंद किया। कहते हैं नया जम्मू कश्मीर बनाया। वो मेरे दौर में यहां हमने वेरिफिकेशन का सिलसिला बंद किया, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास था कि मिलिटेंट का बच्चा मिलिटेंट नहीं है, मिलिटेंट का दामाद मिलिटेंट नहीं है, मिलिटेंट का पोता मिलिटेंट नहीं है। खामखा हम अपने बच्चों को सजा दे रहे थे इस बात की जिस बात का उनसे कोई लेना देना नहीं था। अगर मिलिटेंट का बच्चा मिलिटेंट है तो खुदारा मुझे बताइए ना, सजाद लोग ने बंदूक नहीं उठाया था? उसको कैसे पासपोर्ट दिया आपने? उसके मिलिटेंट तंजीम का नाम सबको मालूम है यहां पे। उनके वालिद साहब खुद फारूक अब्दुल्ला साहब के पास आए थे इजाजत मांगने, जब फारूक साहब वजीर आला थे। कहा फारूक साहब मैं इजाजत लेने आया हूं। फारूक साहब ने सोचा मत उमरा पे जा रहे होंगे या कहीं जा रहे होंगे, तो फारूक साहब ने पूछा क्यों लोन साहब कहां जा रहे हो? कहा फारूक साहब मैं अपार जा रहा हूं बंदूक लाने के लिए, मैं बंदूक ले आऊंगा। और फारूक साहब ने उस वक्त हाथ जोड़ के कहा लोन साहब मत करो, इसमें हमारे नौजवान तबाह हो जाएंगे, खून की नदियां बहेंगी, लेकिन बदलेगा कुछ नहीं। आपको पासपोर्ट नहीं नसीब, आपको सरकारी नौकरी नहीं नसीब। आप हर हफ्ते पुलिस थाने में जाके जो है आप अपनी हाजिरी दो और वहां पे बड़ा भाई छोटा भाई जो है वो रिश्ता बनाए। मेरी हुकूमत में हमने ये वेरिफिकेशन का सिलसिला बंद किया। पार जो हमारे भाई नौजवान जो ट्रेनिंग करने के लिए गए थे, जो बंदूक लेके वापस नहीं आना चाहते थे, उनके लिए हमने नेपाल से रास्ता खोला ताकि वो इज्जत से यहां वापस आए और बसें। और मुझे इस बात का फख्र है कि एक भी उनमें से ऐसा नहीं था जो वहां से वापस आके दोबारा मिलिटेंट बना। यहां रहे, बसे, कुछ ने इलेक्शन लड़के पंच सरपंच भी बने, मुलाजिम बने, इज्जत की रोजी रोटी कमा रहे हैं। इन लोगों ने क्या किया? नया जम्मू कश्मीर का दावा किया, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ धोखा, सिर्फ और सिर्फ यहां पे लोगों को तंग करने का काम। जहां पे वेरिफिकेशन, जहां पे पुलिस की सख्ती, जहां पे बाकी चीजें, वहां पे बिजली का निजाम। नया जम्मू कश्मीर, जब भी मैं इन प्रेस वालों, खासकर जो जम्मू कश्मीर से बाहर से आते हैं प्रेस वाले, वो हमेशा मुझसे पूछते हैं नया कश्मीर ने तो एक तूफान लाया होगा। लोगों से पूछे ना क्या तूफान लाया है। यहां बिजली का हाल देखिए, 6-6, 8-8 घंटे बिजली का कट, और बिजली की मीटर है, तूफान के मीटर लगे। बिजली है नहीं, लेकिन बिल आपको महीने का मिलता है, और वो भी 1600, 1800, 2000, 14, ये 2500। और मीटर लगाने वाला कौन, वो भी हम अच्छी तरह से जानते हैं, जो मेरे मध्य मुकाबल मैदान में उतरा हुआ है, जिसने राज्यसभा में वजीर आजम साहब की मदद की, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। जब वहां डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होना था, गैर हाजिर रहा, जो आज कलमदवात का उम्मीदवार है मेरे खिलाफ। क्यों गैर हाजिर रहा? बीजेपी को मदद पहुंचाने के लिए। जब ट्रिपल तलाक का बिल राज्यसभा में आया, जिस बिल को लेके मुसलमानों में थोड़ी परेशानी थी, उस बिल को पास कराने में यही कलमदवात का जो उम्मीदवार है, जो राज्यसभा का मेंबर था, उसे मदद की, फिर गैर हाजिर रहा। जब 370 का मामला आया 5 अगस्त 2019 को, आज कहता है मैंने कपड़े फाड़े। अरे ना, तुम्हारे कपड़े फाड़ने से हमें क्या मिला? उस वक्त अगर अपना वोट ही दर्ज कर देता, कम से कम हमें मालूम होता कि इसकी मुखालफत राज्यसभा में हुई। आपके कपड़े फाड़ने से तो हमने कौन सा आपका सीना देखना है? हमें तो आपका वोट देखना था, हमें आपकी आवाज सुननी थी। अब आप मुझे पार्लियामेंट कल भेजोगे और मैं पार्लियामेंट के अंदर जाने के बजाय बाहर रह के कपड़े फाड़ूं, आपको उससे क्या हासिल होगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। आप मुझे वोट दोगे ताकि मैं दिल्ली जाके पार्लियामेंट के अंदर आपकी नुमाइंदगी करूं, आपके लिए बात करूं, आपके जज्बातों की तर्जुमानी करूं। कपड़े तो मैं यहां कुपवारा के चौक में भी खड़े होकर फाड़ सकता हूं, मुझे फिर दिल्ली जाके फाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो मत करें गलती।
ये कपड़ा फाड़ने वाले हम भेजेंगे। अब ना मेरा भी गला सूख गया, आप भी धूप में बैठे बैठे थक गए। इलेक्शन कमीशन वालों को हम ये 10 मिनट जो है यहां से तोहफे के तौर पे दे देते हैं, ले जाओ।